जो AI ऑपेरिन के द्वारा ओरिजिन ऑफ लाइफ से रिलेटेड थ्योरी दी गई थी 1936 में पब्लिकेशन उसका हुआ था, ठीक है ना। उस थ्योरी के प्रमाण के रूप में AI ऑपेरिन के अकॉर्डिंग जो पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई है वो कौन से कंपाउंड्स के द्वारा हुई है? इसके द्वारा हुई है। कुछ कार्बनिक कंपाउंड्स बने थे जिनमें से सबसे पहले क्या थे? कुछ सिंपल सुगर्स थी। सिंपल सुगर, इनको क्या कहते हैं? सरल शर्करा, ये बनी, ठीक है। और क्या बने थे? एमिनो एसिड्स, एमिनो एसिड्स बने थे, ठीक है ना। और क्या बने थे? इनको हिंदी में एमिनो अम्ल, ये बन गए थे, ठीक। और सब अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है ना। ये सारी चीजें बनी हुई थी कहाँ? समुद्र में। और ये बताया गया था कि पृथ्वी पर जो जीवन की उत्पत्ति हुई है, जो पहला जीव पैदा हुआ है वो समुद्र के पानी में हुआ है, ठीक है ना। जीवन की उत्पत्ति कहाँ हुई है? महासागर में। कौन महासागर में? प्री ओशियन, ठीक है ना, आदि महासागर में है। तो इसको सिद्ध करने के लिए, ठीक है ना, स्टैनले मिलर ने, कब? स्टैनले मिलर ने 1953 में, स्टैनले मिलर ने 1953 में अपने, कह सकते हैं उनके एक टीचर थे, ठीक है ना, उनका नाम था हैरोल्ड यूरे, हैरोल्ड यूरे की प्रेजेंस में, देख रेख में, ठीक है ना, एक एक्सपेरिमेंट किया। और उस एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू उन्होंने प्रूव कर दिया कि वास्तव में पृथ्वी पर सबसे पहले जीवन की उत्पत्ति के लिए जो आवश्यक कंपाउंड्स होते हैं उनका निर्माण हुआ था, ठीक है। तो इस एक्सपेरिमेंट का इन्होंने जो एम था, उद्देश्य क्या था इस एक्सपेरिमेंट का? क्यों किया था? क्यों किया था? टू प्रूव, क्या प्रूव करना? टू प्रूव द सिंथेसिस ऑफ, किसकी? सिंथेसिस ऑफ सिंपल सुगर्स, एमिनो एसिड्स एंड अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फ्रॉम, किससे? फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस या कंपाउंड कह सकते हैं, ठीक है ना, या एटम्स कह सकते हैं। बात समझ गए? ठीक है ना। अब इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के रूप में उस समय क्या क्या उपलब्ध था? क्या क्या उपलब्ध था? मीथेन, है ना। मीथेन तो खैर ऑर्गेनिक है, लेकिन सिंपल ऑर्गेनिक है। सबसे छोटा ऑर्गेनिक, सबसे पहला यौगिक जो बना था ऑर्गेनिक वाला, वो कौन था? मीथेन था। यानी कि सबसे सिंपलेस्ट एल्केन मीथेन है। तो ये सबसे पहले बनी थी। इससे जुड़ करके दूसरे यौगिक बनते गए। एल्केन से एल्कीन बन गई, एल्कीन से एल्काइन बने, फिर एल्कोहल बन गए, एल्डिहाइड बने, इस तरह से बनते रहे। तो जो उस समय प्रेजेंट था CH4, अमोनिया, वाटर, हाइड्रोजन गैसेस, इन सब की हेल्प से इन्होंने क्या बनाने का प्रयास किया? सिंपल सुगर, अमीनो एसिड और दूसरे प्रकार के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। तो ये सारी चीजें कब बनी थी? जिस समय पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हो रही थी, यानी कि मान सकते हैं 3 अरब ईयर पहले, ठीक। लेकिन स्टैनले मिलर कब थे? 1953 में। ये हमारे समय में थे। समझ आया? तो इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए
ग्रुपिंग की फोटो सब लोग अपना टीचर से ले लीजिएगा, जो बच्चे अपने साथ में बना दीजिए। इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए स्टैनले मिलर ने क्या किया? एनवायरनमेंट कैसा हो चुका था, हमारा वायुमंडल कैसा हो चुका था? ऑक्सीकरण, क्योंकि अब तो ऑक्सीजन है, ठीक है ना, ऑक्सीजन है कि नहीं है अब, तो एनवायरनमेंट कैसा हो गया? ऑक्सीकरण, ऑक्सीडाइजिंग टाइप का। और उस समय जब ओपेरिन ने ऐसी घटना बताई कि ऐसा हुआ होगा, उस समय कैसा था? रेड्यूसिंग टाइप का था, अपचायक था, ठीक। तो उन्होंने वैसा ही माहौल क्रिएट किया, किसने? स्टैनले मिलर ने। जिस लैब में इन्होंने प्रयोग किया, उस लैब की सारी ऑक्सीजन को उन्होंने किसी भी तरीके से निकाल दिया। बात समझ आई? एनवायरनमेंट को कैसा बना लिया उन्होंने? रेड्यूसिंग बना लिया। वो जैसा माहौल आदि वायुमंडल में था, वैसा ही माहौल उन्होंने अपनी प्रयोगशाला का क्रिएट कर लिया, बना लिया। तभी तो दिखा पाएंगे कि ये सारी चीजें उस समय ऐसे माहौल में बनी थी कि नहीं बनी थी, कि झूठी ही एआईओपेरिक कह रहे हैं। समझ आया ना? तो इसके लिए स्टैनले मिलर ने एक एपरेटस तैयार किया, एक उपकरण तैयार किया, ठीक। समझिए इसको क्या क्या है। इसको प्रूव करने के लिए स्टैनले मिलर ने सबसे पहले एक 5 लीटर का फ्लास्क लिया, ठीक है ना। ये एक 5 लीटर का क्या है? फ्लास्क है, राउंड बॉटम वाला, जिसकी बेंदी जो है वो कैसी है? गोल है। क्लियर? इस 5 लीटर के फ्लास्क में उन्होंने क्या भरा? वही इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक चीजें जो प्री एनवायरनमेंट में पहले उपलब्ध थी। क्या भर दिया? मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन। मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन। ये इंपॉर्टेंट, CH4, NH3 और वाटर, हाइड्रोजन, ठीक है। किस अनुपात में? 2:1:2 के अनुपात में। इन गैसों का जो रेशियो था वो क्या था? 2:1:2। ये बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, स्टैनले मिलर ने अपने प्रयोग में कौन कौन सी गैसें और किस अनुपात में यूज की थी? तो मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन गैस का इस्तेमाल किया था 2:1:2 के अनुपात में। क्लियर हुआ इतना? किसमें भर दिया इन्होंने? एक 5 लीटर के फ्लास्क। इतनी बात समझ में आई? अब क्या किया इन्होंने समकोण पर मुड़ी हुई एक नली ली, है ना। कितनी जगह मुड़ी हुई है? एक ये और एक ये, ठीक है ना। 2 बार समकोण पर 90 डिग्री के एंगल पर मुड़ी हुई एक कांच की ट्यूब ली, ठीक। उसका एक सिरा कनेक्ट कर दिया 5 लीटर के फ्लास्क से। क्लियर हो गया? दूसरा इसका जो सिरा था उसको जोड़ दिया एक आधे लीटर के फ्लास्क से। हाफ लीटर का एक इन्होंने दूसरा फ्लास्क लिया और उसको उस ट्यूब को उससे कनेक्ट कर दिया। इस आधे लीटर के फ्लास्क में इन्होंने वाटर भरा। क्या भर दिया? वाटर। इसमें था जल। क्लियर हो? इस जल को इन्होंने लगातार बॉइल्ड होने के लिए, उबालने के लिए इसके नीचे एक लैंप या बर्नर लगा दिया, ठीक, ताकि वाटर वेपर लगातार यहां से बनने के बाद में पूरे एपरेटस में पहुंचती रहे। क्योंकि उस समय के एनवायरनमेंट में क्या थी? वाटर वेपर थी बहुत सारी, ठीक। और आसपास एनवायरनमेंट में गैसें कौन कौन सी थी? यही सारी थी। समझ आया? तो इसके लिए इसको उबालने का, बॉयल करने का प्रबंध कर दिया, बर्नर लगा करके। वाटर वेपर जो है वो लगातार बन रही थी और बनने के बाद में इस ट्यूब से होती हुई ये डायरेक्शन है किसकी? वाटर वेपर के जाने की, ठीक है। और इस तरह ये वाटर वेपर लगातार 5 लीटर के फ्लास्क में सर्कुलेट हो रही थी। क्लियर हो गया? फिर क्या किया इन्होंने? 5 लीटर के फ्लास्क में उस समय एनर्जी के रिएक्शंस इनके बीच में जब होंगी तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनेंगे। हो सकता है कि शुगर बने, अमीनो एसिड बने, ये इनको कंफर्म तो नहीं है, क्योंकि एक्सपेरिमेंट के थ्रू अगर बन गया तो प्रूव हो जाएगा कि ओपेरिन ने सही बोला।
बात समझ आई? अगर नहीं ये सारी चीजें बनी इनसे तो एपेरिन झूठ बोल रहे थे। फिर उनका जो सिद्धांत दिया गया था केमिकल इवोल्यूशन वाला वो गलत हो जाता। अगर ये सही हो गए यहाँ पर तो वो सही है। क्लियर हो? तो वहाँ पर एनर्जी किससे मिल रही थी इनके बीच में रिएक्शन होने के लिए? बिजली की कड़क से। जो लाइटिंग होती थी, बारिश होती थी, फिर बारिश रुक जाती थी तो बादल गरजते थे, बिजली कड़कती थी, चमक होती थी, लाइटनिंग, और जो वॉल्केनोज से के फटने से जो एनर्जी निकलती थी वो सारी एनर्जी कहाँ जा रही थी? एनवायरमेंट में। ठीक है ना? तो बहुत तेज बिजली की चमक जैसा प्रभाव उत्पन्न करने के लिए इन्होंने इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स फिट किए। क्या फिट किए? 2 इलेक्ट्रॉन्स। बात समझ आई? इलेक्ट्रॉन्स तो जानते हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स इन्होंने इसमें फिट कर दिए हाई वोल्टेज के। ठीक है? और इनको टच करा दिया। ठीक, इनको टच कराने से बहुत तीव्र स्पार्क, ठीक है ना, उत्पन्न हुआ। लगातार इसमें स्पार्क होता रहा और ये लगभग 1 हफ्ते तक इस तरह से इन्होंने इसमें इलेक्ट्रिक स्पार्क को प्रोड्यूस किया। 1 हफ्ते तक विद्युत की चिंगारियां इन्होंने इस 5 लीटर के फ्लास्क में ऐसे ही लगातार होती रही। ठीक, इतनी ज़्यादा एनर्जी जो इसमें रिलीज हुई कि उस एनर्जी के प्रभाव से जो जो इसमें भरा हुआ था, ठीक है, वो उन सब ने मिल करके कोई नया ऑर्गेनिक कंपाउंड बना लिया। जो भी इसमें बना, ठीक, वो सब कुछ एक ट्यूब के द्वारा नीचे निकल करके कहाँ इकट्ठा हुआ? एक ट्यूब में। ये पदार्थ इतना गर्म था चूंकि ये इसलिए इसको ठंडा करने के लिए, ठीक है, इस ट्यूब को इन्होंने एक कंडेंसर से होकर गुजारा। ये क्या है? ये क्या है? कंडेंसर। ठीक है ना? ये कंडेंसर समझते हैं? कंडेंस करने वाला, संघनित करने वाला। भाई इसमें जो चीज बनेगी हो सकता है वेपर फॉर्म में हो, तो उसको द्रवित करने के लिए, जल रूप में पाने के लिए यहाँ क्या है? यहाँ से कोल्ड वाटर एंटर करेगा। कौन? ठंडा पानी। और इधर ये चीज गर्म होगी ना तो वाटर गर्म हो जाएगा। ठीक, तो हॉट वाटर जो है वो लगातार बाहर निकलता रहेगा। बात समझ आ गई? तो जो चीज यहाँ पर बनेगी वो द्रवित होकर के, लिक्विफाई होकर के नीचे आएगी और उसको कलेक्ट करने के लिए इन्होंने इस फ्लास्क को क्या किया? एक यू आकार की ट्यूब से कनेक्ट कर दिया। ये कौन सी ट्यूब है? यू ट्यूब। यू नली से जोड़ दिया। समझ आया? एक्सपेरिमेंट के अंत में एक गहरे रेड कलर का, लाल रंग का पदार्थ कहाँ इकट्ठा हुआ? यू आकार की नली में। बात समझ आ गई? अब हुआ क्या? इन्होंने इस यू ट्यूब में जो पदार्थ इकट्ठा हुआ था उसका इन्होंने एनालिसिस किया। एनालिसिस समझते हैं? यू ट्यूब में एकत्र जो कलेक्ट हुआ था, पदार्थ का एनालिसिस विश्लेषण, ठीक है ना? विश्लेषण करने पर उन्होंने पाया कि ये जो पदार्थ है इसमें एलेनीन, ग्लाइसिन, ये याद रखना है, ठीक है, एंड अदर एमिनो एसिड्स विद सम सुगर्स, ये था इनका रिजल्ट। क्या क्या बन गया? एक्सपेरिमेंट के अंत में जो गहरे लाल रंग का, डार्क रेड कलर का जो तरल लिक्विड मिला था उसका उन्होंने टेस्ट किया, परीक्षण किया। तो उस परीक्षण में उन्होंने पाया कि जो ओपेरिन कह रहे थे कि थर्ड स्टेप में क्या बनते हैं? क्या बनते हैं?
अमीनो एसिड्स बनते हैं, फिर अमीनो एसिड जुड़ जुड़ करके प्रोटीन्स बना लेती हैं, सिंपल शुगर्स बनती हैं तो वो पॉलीसेकेराइड बड़ी बड़ी शुगर बना लेती हैं, लिपिड के लिए फैटी एसिड्स बनते हैं और वो मिलकर के वसाएं बना लेते हैं और सब जुड़ करके जीन्स बनाते हैं, ठीक है ना, न्यूक्लियोप्रोटीन्स बनाते हैं। तो ये सारी चीजें बिल्कुल इनके एक्सपेरिमेंट में वो वैसे ही मिली जैसी AI ओपेरिन ने परिकल्पना की थी। भाई ओपेरिन वहां पर मौजूद तो थे नहीं, उन्होंने हाइपोथेसिस ही तो की थी कि ऐसे हुआ होगा, गेस करके अपनी उन्होंने थ्योरी दे दी थी और उस थ्योरी को प्रूव करने के लिए स्टैनले मिलर ने अपना ये एक्सपेरिमेंट किया था। किसकी देखरेख में? अपने आचार्य हैरोल्ड यूरे की देखरेख में। कब किया? 1953 में। बुक में जो लिखा हुआ है वो 1953 to 57 इस तरह से लिखा हुआ है, ठीक है। हो सकता है इतना समय इनको लग गया हो, 4 साल का, तो ये समय की रेंज थी। बात समझ गए ना? स्टैनले मिलर का एक्सपेरिमेंट करने का उद्देश्य क्या था? जीवन की उत्पत्ति जिस तरह से हुई है, ओपेरिन ने जो बताया है वो सही है या नहीं है, उसको प्रूव करने के लिए स्टैनले मिलर ने एक्सपेरिमेंट किया था और उसको उन्होंने प्रूव कर दिया। एपरेटस का नाम रखा गया था इलेक्ट्रिक स्पार्क, या ऐसे कह सकते हैं स्पार्क डिस्चार्ज, स्पार्क डिस्चार्ज एपरेटस। चिंगारी विमुक्ति उपकरण, चिंगारी विमुक्ति उपकरण किसके द्वारा दिया गया था? स्टैनले मिलर के द्वारा। पेपर में क्वेश्चन अगर आ जाता है स्टैनले मिलर के स्पार्क डिस्चार्ज एपरेटस का केवल लेवल डायग्राम बनाएं, ठीक है, या स्टैनले मिलर का चिंगारी विमुक्ति उपकरण क्या था या इस पर आधारित प्रयोग क्या था उसको आप समझाएं।